अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा हिस्ट्री 4th ईयर का लेक्चर नंबर 2 है और आज का टॉपिक हमारा है लियाकत अली ख़ान बतौर कायद मिल्लत या लियाकत अली ख़ान के दौर की इस्लाहात। लियाकत अली ख़ान ने अपने दौर में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। कायद आज़म की वफ़ात से पाकिस्तान के मुसलमानों को जो जहनी सदमा पहुँचा उसका तसव्वुर करना भी इस वक्त नामुमकिन है। यूँ महसूस होता था कि हर शख्स फ़र्दन फ़र्दन अपने आप को यतीम समझने लगा है और फ़िल वाक़या पूरी कौम यतीम हो गई थी। इस सानहे के बाद अवामुन्नास के जहन में ये सवाल भी गर्दिश करने लगा था कि कायद आज़म के बाद ये मुल्क कैसे बाकी रहेगा। इस खतरात में मज़ीद इजाफ़ा इस तरह हुआ कि इस सानहे के सिर्फ 2 रोज़ बाद भारत ने हैदराबाद दक्कन के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन करके इस पर कब्ज़ा कर लिया और लोग महसूस करने लगे कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद भारत की जारहियत में इजाफ़ा हो जाएगा। मेमार के वफ़ात से वो मकान जो जिन्ना ने तामीर किया था कायम नहीं रह सकेगा। ये एस.एम. इकराम ने अपनी बुक में इसका तर्जुमा लिखा है, मतलब इसके बारे में किया है। अलग़रज़ वो एक पूरा खला था जिसे लियाकत अली ख़ान को पुर करना था। इसके लिए जो इक़दामात किए उनमें सबसे अहम जो है वो है उनके माशी इक़दामात, यानी इकनॉमिक पॉलिसीज़ उनकी क्या क्या थी। कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने मुल्क की मईशत की तामीर के सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। आपकी पॉलिसी का ख़ुलासा ये था कि मुल्क की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए, यानी कि मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ ख़ुद लगाएं। मुस्लिम ममालिक के सनतकारों को पाकिस्तान में सरमाया लगाने पर आमादा किया जाए और अगर ज़रूरत पेश आए तो मगरबी ममालिक से भी सरमाया खींचा जाए। बेसिकली इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि ज़ाहिरी बात है, जब एक मुल्क दूसरे ममालिक के सरमायाकारों को या इंडस्ट्रीज़ लगाने वाले लोगों को वो सहूलतें देगा, उनको बिजली, पानी, टैक्स में छूट वग़ैरह वग़ैरह इस तरह की सहूलतें मिलेंगी, तो दूसरे ममालिक के सरमायाकार ख़ुद ब खुद उस मुल्क में आकर अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं या अपने यूनिट लगाने पर तवज्जो देते हैं। तो इसलिए लियाकत अली ख़ान का शुरू से ही जो पहला मंसूबा था वो यही था कि मुल्क में जो सरमायाकारी है उनके लिए, सरमायाकारों के लिए सहूलतें दी जाएँ ताकि दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ या अपने कारखाने लगाने पर अट्रैक्ट हों। मुल्क की ज़रई मईशत के पेश नज़र आपने मुल्की बरामदात पर भी ज़ोर दिया। और ज़र मुबादला कमाकर इससे मशीनरी दरामद की। ज़रई मईशत यानी कि आप लोगों को पता है कि गंदम, चावल, उस वक़्त पटसन और चाय भी बहुत ज़्यादा, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होती थी और पूरी दुनिया में वो अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें बाहर ममालिक को बेचकर उनसे जो पैसा हासिल हो उससे बाहर के ममालिक से मशीनरी ख़रीद ली जाए। आपके अहद के बजट इस बात पर गवाह हैं कि मुल्क की मईशत खासी मुस्तहकम हो चुकी थी। रुपए की कीमत में कमी से इनकार। बेसिकली जो भी ममालिक होते हैं वो अपने रुपए में कमी इस तरह करते हैं कि इससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि जब मतलब पाकिस्तान की अगर रुपए में कमी होगी तो पाकिस्तान में जो चीज़ें होंगी वो दूसरे ममालिक को सस्ते दामों में मिलेंगी और ये असल में इंडस्ट्रियलिस्ट को या दूसरे ममालिक के सरमायाकारों को अपने ममालिक में लाने की एक कोशिश होती है। तो उन दिनों चूँकि बरतानिया ने अपने पाउंड्स की कीमत में कमी कर दी थी, पर पाकिस्तान क्या जो उस वक़्त पाकिस्तान जो था वो बरतानिया क्या जो एक है उनका बना है कॉमनवेल्थ, उसका मेंबर था। कॉमनवेल्थ या दौलत मुश्तरका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड रिलेशनशिप है, मतलब तिजारती ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की, जिसका सरबरा बरतानिया है और मुख्तलिफ़ ममालिक या ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन जिन हिस्सों में बरतानिया कभी हुकूमत कर चुका है वो इनका हिस्सा हैं। तिजारती ताल्लुकात की वजह से जब बरतानिया ने अपने पैसे में कमी की तो ऑटोमेटिकली इसका असर इसके दूसरे मेंबर ममालिक पर भी पड़ा। चुनांचे भारत को भी अपनी रुपए की कीमत घटानी पड़ी।
लेकिन पाकिस्तान अकेला मुल्क था जिसने इससे इनकार कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद कर दी थी। पाकिस्तान के लिए, उनकी मईशत के लिए कड़ा इम्तिहान था। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान से ना चीज़ें ली जा रही थी और ना चीज़ें ख़रीदी जा रही थी। अक्सर लोगों का ख्याल था कि बैनुल-अक़वामी दबाव इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक अपने इस फ़ैसले पर कायम नहीं रह सकेगा। लेकिन लियाक़त अली ख़ान ने दो टोक अल्फाज में इन अफवाहों की भी तरदीद की, और उस वक़्त के वज़ीर तिजारत फ़ैज़ुल रहमान ने नई मार्केटें तलाश करनी शुरू कर दी। नई मार्केटें यानी कि नए ममालिक, जो पुराने ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद कर रहे हैं, तो ठीक है, नए ममालिक तलाश कर लेते हैं। कमोबेश 1.5 साल तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआशी सर जंग रही। बालाखिर 25 जनवरी 1951 को भारत ने पाकिस्तान की नई शरह मुबादला को तस्लीम कर लिया। सनती पॉलिसी जो है वो भी लियाक़त अली ख़ान की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि उस वक़्त के दौर में, लियाक़त अली ख़ान के दौर में जो वज़ीर सनत थे वो थे चौधरी नज़ीर अहमद। उनका सबसे अहम काम ये था कि उन्होंने कौम को पैगाम दिया था कि पाकिस्तानी मसनूआत की सरपरस्ती करो, और ना सिर्फ ये पैगाम दिया बल्कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाया, मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया। घरेलू सनतों के फ़रोग़ की कोशिश की गई। घरेलू सनतों के लिए नुमाइश मुख्तलिफ़ उसका अहतमाम किया। घरेलू सनतों में जो एम्ब्रॉयडरी आती है, चूड़ी बनाने की सनत है, मुख्तलिफ़ डेकोरेशन पीसेस हैं, इसके अलावा लकड़ी का काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये घरेलू सनतों में आती हैं। और घरेलू सनतों का फ़ायदा किसी मुल्क को बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये कि ये रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम कर रहा होता है। दूसरा ये कि घरेलू सनत जो होती है वो कम सरमाया, मतलब कम बजट में लग जाती है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादातर लोकल मार्केट्स की चीज़ें ये घरेलू सनतें पूरी कर रही होती हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है, ये पाकिस्तानी एम्ब्रॉयडरी या पाकिस्तान की जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी कि बाहर ममालिक के जो लोग आते हैं वो अगर पाकिस्तानी कल्चर को देखना चाहते हैं तो वो इन्हीं घरेलू सनतों की बनी हुई चीज़ें ख़रीद कर वो देखते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए 7 कारखाने जापान से बरामद किए गए। कारखाने मतलब मशीनरी बरामद की गई, उन्हें सरकारी एहतमाम में लगाया गया, और फिर इन कारखानों को अच्छी तरह लगाने के बाद अवाम में अवाम के हाथों इनको फ़रोग़ किया गया। इसके अलावा एक और काम किया, PIDC यानी कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की 1950 में। और काम इसका क्या था, ये सरकारी एहतमाम से, यानी कि गवर्नमेंट अपने तौर पर बाहर से मशीनरी बरामद करती थी, पूरी इंडस्ट्रीज़ लगाती थी और फिर उन्हें लोगों को फ़रोग़ करती थी। इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सरमाया को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलने लगा और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होने लगी। निजी सरमायाकारी यानी कि प्राइवेट प्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं। चौधरी नज़ीर अहमद ख़ान ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान सनत के दरमियान रिसर्च की अहमियत को महसूस किया। ये आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, अक्सर टीवी एड्स में भी आता है कि रिसर्च लैब्स होती हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के साथ होती है। यानी कि इवन के शैम्पू की अगर एक है या पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, उसके साथ एक उनकी जो है ना, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स को इन्हांस करने के लिए, उनकी प्रोडक्ट्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर एक ना एक लैब उनके साथ होती है, जो लैब में उनके रिसर्च कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो है ये चौधरी नज़ीर अहमद ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इस चीज़ को महसूस किया था, और इन्होंने इस चीज़ को, इसके तहत इन्होंने क्या किया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कायम की गई, और ताकि मसनूआत का मयार बुलंद हो जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हो ताकि लोग उसको खुशी खुशी लें। ये आप लोगों को भी पता है कि अगर आप लोगों को 200 रुपये में एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान की ऐसी मिल रही है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद, जो ज़्यादा कम पैसे में है,
लेकिन वो क्वालिटी में अच्छी है तो आप 400 रुपये वाली जो बाहर के मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट है वो आप कभी नहीं लोगे। तेल की तलाश के लिए इसके अलावा काम किया गया कि बरतानवी फर्म के साथ मुआहदा किया गया और जिसका नतीजा ये निकला कि सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में सुई गैस मिली। ठीक है। नई सनत के तनसीब के लिए किसी एक जगह पर सनत के इर्तिकाज़ के बजाय मुख्तलिफ़ इलाकों में सनतें लगाने की लाइसेंसें दी गई। इसका क्या मतलब है? एक जगह पर अगर सनतें होती हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसका एक नुकसान ये होता है कि वो आबो हवा को गंदा करती है, आलूदा करती है, पानी वगैरह को बहुत ज़्यादा गंदा करती है। दूसरा काम ये होता है कि ज़ाहिर बात है एक सनत जो है वो हज़ारों लोगों को काम दे रही होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि वो जगह जो है वो बहुत गुंजान आबाद हो जाती है, आबादी बढ़ जाती है और मसाइल बढ़ जाते हैं। जबकि अगर सनतें पूरे मुल्क में हर जगह पर जगह जगह हों तो एक जगह की आबादी बढ़ने नहीं पाती। दूसरा ये कि आबो हवा पर भी उतना गंदा असर नहीं होता जितना एक जगह की इंडस्ट्रियल ज़ोन की वजह से हो सकता है। आप लोगों की एक आम मिसाल मैं आपको कराची की दे सकती हूँ। कराची जो है उसकी जो हाल आजकल है इसमें ज़्यादातर हिस्सा यही था कि ज़्यादातर सनतें कराची में होने की वजह से मुल्क के कोने कोने से लोगों ने वहाँ पर जाकर रहना शुरू किया। नुकसान उसका ये हुआ कि जराइम की शरह भी बढ़ गई और सहूलतें जो है वो भी कम होने लगी। इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत से मसाइल का शिकार हो गए। आबो हवा वहाँ की गंदी होने लगी और वो जो रोज़गार के लिए वहाँ गए थे वो रोज़गार भी वहाँ पर मिलना मुश्किल हो गया। तो इसलिए सनतों का एक जगह पर नस्ब करना ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय इसके कि उसको मुल्क में पूरे मुल्क के हर शहर में थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो सनतें लगाई जाए। अच्छा, वार्षिक प्रोजेक्ट को मरकज़ी हुकूमत का ज़ेर एहतमाम किया गया। ठीक है। मज़दूरों के मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई जिसमें वेलफेयर कॉलोनी है, वेलफेयर प्राइस शॉप्स वग़ैरह हैं, हॉस्पिटल्स कायम किए गए वग़ैरह वग़ैरह। चौधरी नज़ीर अहमद जो उस वक़्त के वज़ीर सनत थे वो गैर मुल्कियों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे और उसकी वजह यही थी कि एक गैर मुल्की इक़्तिदार अभी अभी पाकिस्तान से ख़त्म हुआ था, बरतानिया। और बरतानिया का आप लोगों को पता है कि वो अगर इंडिया आए थे तो वो असल में तिजारत के लिए ही आए थे और बाद में तिजारत में जो है वो उनको नाकामी जब हुई है नहीं तजारत के दौरान ही उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की जिसका नतीजा ये निकला कि पूरा हिंदुस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़ेर तसल्लुत होता चला गया। और यही बात थी कि उस वक़्त के जो लोग थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की सरमायाकारी पर ज़्यादा और उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, गैर मुल्की माहिरीन पर भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन पाकिस्तान के अपने लोगों में माहिरीन की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने ये किया कि पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की जो कंपनियां थीं या गैर मुल्की जो लोग थे उनको पाकिस्तानी अफराद को तालीम व तरबियत देने पर आमादा किया कि वो पाकिस्तानी जो अफराद हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको एजुकेट करें। वो उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे लेकिन वो एजुकेट ज़ाहिर बात है वो अपने एम्प्लॉयज़ को तो एजुकेट करते थे। तो इस तरह होने ये लगा कि पाकिस्तान के जो अपने नौजवान थे उन्होंने आला तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। फ्लड कमीशन जो एक और कारनामा था उनका वो था कि पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो नहरी पानी का मसला काफ़ी अरसे से रहा है जिसका नतीजा ये निकलता था कि पाकिस्तान में हमेशा सैलाब वगैरह की सी सूरत हाल भी पैदा हुई। इसके अलावा ज़ाहिर बात है ज़रूरी मईशत होने की वजह से ज़राअत की वजह से खड़ी फसलों पर सैलाब भी आए और कभी कभी कहत साली की वजह से खड़ी फसलें तबाह भी हुई। 1950 में इस तरह कौम को एक आजमाइश से गुज़रना पड़ा। इसके अलावा 1950 में जो पंजाब में शदीद बारिशें हुई थीं उनकी और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। नतीजतन हुकूमत ने इस मसले का मुस्तकिल जायज़ा लेने के लिए एक फ्लड कमीशन कायम किया जिसका जो एक काम था वो था
नेशनल कलामिटीज़ एक्ट यानी कि कौमी कानून कौमी आफात वो पास किया गया। ये कि बहरहाल एक ही था, बाद में उनकी जो सिफारिशात थी या जो उन्होंने तजावीज़ दी थी वो बाद में उस पर इतना अमल नहीं हुआ, लेकिन ये एक चीज़ थी जिस पर बहरहाल अमल हुआ। बीआरबी कैनाल जो है ये क्या है, फ्लड कमीशन का एक कारनामा है। इस कमीशन के फ़ौजी मेंबरान ने, जिनमें GOC लाहौर और मिलिट्री इंजीनियर इन चीफ भी शामिल थे, एक तजवीज़ पेश की थी और वो थी कि बम्बानवाला बेदिया कैनाल तामीर की जाए, जो सैलाब की तबाहकारियों से भी बचाएगी और एक अहम दिफाई ज़रूरत भी पूरी करेगी। ये लाहौर के जो इंडिया के साथ उनका बॉर्डर है उसके साथ एक नहर है, ठीक है, BRB कैनाल, ठीक है। चुनांचे इस नहर की तामीर शुरू की गई। ये नहर जो थी इसने 1965 की जंग में लाहौर के दिफा में या हिफाजत में बहुत अहम किरदार अदा किया था। आपको नाम याद होगा, एक मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, जिन्होंने निशान हैदर भी जीता था। तो जो निशान हैदर जिनको मिला है, तो ये जो मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद थे, इनका कारनामा यही था कि उन्होंने इसी BRB कैनाल के हिफाजत की थी और जो इंडिया की फ़ौज थी वो पूरी ज़ोर लगाने के बावजूद भी इस BRB कैनाल को अबूर नहीं कर सकी थी। क्या अगर वो इस कैनाल को या इस नहर को अबूर कर लेती तो वो लाहौर की सरहदों में दाखिल हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जो कि मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद ने उन दिनों अंजाम दिया था। जो लियाकत अली ख़ान हैं बतौर कायदे मिल्लत, उनकी जो ख़िदमात हैं, इसका जो मुल्क की दाखिली सियासत है वो हम इसकी दोबारा लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा। आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह।